हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जीएसआईक्यू डेली करंट अफेयर सेशन। इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है, भारत और थाईलैंड के बीच 10वीं रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया। इसका आयोजन अभी बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। समझिए रक्षा वार्ता क्या होता है। जब किसी दो देशों के बीच या दो से अधिक देशों के बीच जो डिफेंस स्पेशलिस्ट होते हैं या उससे रिलेटेड जो बड़े पर्सनैलिटी होते हैं आपस में बैठते हैं और डिफेंस कॉपरेशन से रिलेटेड उस पर रिसर्च, इनोवेशन, इन चीज़ों से रिलेटेड चर्चा करते हैं, तो इसे हम लोग रक्षा वार्ता कहते हैं। ठीक है, तो अभी भारत और थाईलैंड के बीच 10वीं रक्षा वार्ता हुई है बैंकॉक में। यह वार्ता बैंकॉक में आयोजित की गई और इसका मुख्य फोकस रक्षा उत्पादन, अनुसंधान और नवाचार था। ठीक है, अगर हम भारत और थाईलैंड के द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो जैसे मैत्री एक्सरसाइज है, ये एक थल सेना अभ्यास है, भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होता है। भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच इसका आयोजन किया जाता है। और सितमैक्स, ये एक नौसेना अभ्यास है। ओके, भारत, थाईलैंड और सिंगापुर, इन तीनों देशों के बीच इसका आयोजन किया जाता है, मतलब ये एक त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है। इसके अलावा इंडो थाई कॉर्पेट, ये भी एक नौसेना अभ्यास ही है। ये भारत और थाईलैंड के बीच, जो भारत और थाईलैंड की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा है, वहां पे इसका आयोजन किया जाता है। गश्त करती है ये दोनों सेनाएं वहां पे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट, मैत्री एक्सरसाइज, सितमैक्स और इंडो थाई कॉर्पेट। ओके, ये जो इंडो थाई कॉर्पेट है इसे साल में 2 बार मनाया जाता है। ठीक है, एक साल में 2 बार इसका आयोजन किया जाता है। अगर हम बात करें भारत और थाईलैंड की स्ट्रैटेजिक रिलेशंस की, तो ये दोनों एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लुक वेस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत की है और लुक वेस्ट पॉलिसी थाईलैंड की है। तो जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और थाईलैंड की लुक वेस्ट पॉलिसी है, ये दोनों पॉलिसी एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है, मतलब इन दोनों देशों के बीच एक ब्रिज के रूप में ये दोनों पॉलिसी काम कर रही है। ओके, दोनों देश अंडमान सागर में एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इसके अलावा थाईलैंड का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है रामकीन, ये पूरी तरह से हमारे यहाँ का जो रामायण है उससे प्रभावित है। ठीक है, इन तीनों थाईलैंड और इंडिया के बीच में एक त्रिपक्षीय राजमार्ग का निर्माण किया जाना है, जो कि अभी हुआ नहीं है, चल रहा है। इसकी लंबाई 1360 किलोमीटर होगा और ये 3 देशों से होकर गुजरेगा, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड। ओके, तो इंडिया को थाईलैंड से कनेक्ट करती है ये त्रिपक्षीय राजमार्ग। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत और थाईलैंड के बीच में। अगला टॉपिक है हमारा, अच्छा पहले थाईलैंड को देख लें। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ की जो करेंसी है वो थाई बाट है। जो थाईलैंड की सीमा है म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया से लगती है। यहाँ पे आपको थाईलैंड देखने को मिलेगा। ओके, और ये इस जगह तक फैला हुआ है। इसकी सीमा यहाँ पे मलेशिया से लगती है और म्यांमार से लगती है, लाओस से लगती है और कंबोडिया से लगती है। ठीक है, जो थाईलैंड है आसियान देशों की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आसियान क्या है? एक दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है। इसके अंतर्गत अभी 11 देश आते हैं। पहले इसमें 10 देश शामिल था। 2025 में इसमें एक नया देश शामिल हुआ है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो नया देश शामिल हुआ है उसका नाम क्या है। ओके, थाईलैंड जो है दुनिया में चावल, रबर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेटिव पार्ट्स का मुख्य निर्यातक देश है। इसके अलावा जो ऑर्किड का फूल होता है, ये जो ऑर्किड का फूल आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है थाईलैंड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन यहीं पे होता है और निर्यात भी यहीं से होता है। थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो थाईलैंड है वो अंडमान सागर में, भारत और थाईलैंड एक दूसरे के पड़ोसी हैं। ठीक है, ये इंडिया का mainland है और ये इंडिया का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में आपको अंडमान सी देखने को मिलता है। तो चूंकि ये अंडमान निकोबार जो है पे ऑफ बंगाल में स्थित है, सिचुएटेड है, और इसके पास में ही अंडमान सी है और इसी के पास में थाईलैंड भी है, इसलिए ये एक दूसरे का अंडमान सी में पड़ोसी कहलाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू देख लेते हैं इसका। तो हाल ही में भारत और थाईलैंड के बीच 10वीं रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया था? बैंकॉक के थाईलैंड में किया गया था। ओके, अगला टॉपिक है हमारा, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट मॉथ की नई प्रजाति खोजी गई है? दरअसल ये जो फॉरेस्ट मॉथ होता है ना, एक तरह की पतंगे होती है, जैसे ये है, ये क्या है? एक तरह की पतंग है। ओके, तो अभी इसे जो कर्नाटक है वहां का काली टाइगर रिजर्व में पाया गया है। काली टाइगर रिजर्व में अभी इसको पाया गया है और इसका नाम इन्होंने म्यूसेमिया काली, इसका जो साइंटिफिक नाम है इन्होंने म्यूसेमिया काली रखा है। इसके नाम के आगे इन्होंने काली क्यों लगाया? क्योंकि इसे काली टाइगर रिजर्व में पाया गया, इसलिए इसके नाम के आगे इन्होंने काली लगाया। ये म्यूसेमिया वंश से संबंधित है और इसके अगर परिवार की हम बात करें तो ये नॉक्टुइडे परिवार से रिलेट करती है। नॉक्टुइडे परिवार की जो मोथ ग्रुप होता है ये उसी ग्रुप के अंतर्गत आता है। ओके, काली टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है और एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्या है? एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य
एवं राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पूरा नाम जो है दांडेली अंसी टाइगर रिजर्व। दांडेली अंसी टाइगर रिजर्व क्यों पड़ा था? क्योंकि दांडेली वन्यजीव अभयारण्य और अंसी राष्ट्रीय उद्यान से मिलाकर इसको बनाया गया था। हाल ही में यहाँ पे इस नई प्रजाति की खोज की गई है। इसका नाम काली पड़ने का वजह है, वहां से एक नदी बहती है जिसका नाम काली नदी है, तो इसी काली नदी के नाम पर इसका नाम काली टाइगर रिजर्व पड़ा था। इसका विस्तार आपको पश्चिमी घाट में देखने को मिलता है। जैसे ये इंडिया का मैप है और इसका ये वाला रीजन पश्चिमी घाट है, ठीक है। तो इसी पश्चिमी घाट में ये आपको देखने को मिलेगा। इसे यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर स्थल में शामिल करके रखा है काली टाइगर रिजर्व को। कर्नाटक में कुल 5 टाइगर रिजर्व हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व एंड बिलगिरी रंगनाथ स्वामी टाइगर रिजर्व। ओके, अगला टॉपिक है हमारा क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 है, अभी इसमें किस संस्थान ने वैश्विक स्तर पर नंबर 1 स्थान हासिल किया है? तो मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, यो यूएसए बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है। ओके, तो इन्होंने अभी इसमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है। इसके बारे में समझते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो होता है, इसे क्यूएस यानी क्वाकवेरली साइमंड्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसके नाम के ही आगे क्यूएस लगा हुआ है, ये ठीक है, इसी संस्था का नाम है जिसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो इसे क्वाकवेरली साइमंड्स के द्वारा जारी किया जाता है। ये जो क्वाकवेरली साइमंड्स है, ये ब्रिटिश की एक कंपनी है। इन्होंने 2004 में इसकी शुरुआत की थी, लेकिन जब इन्होंने शुरू किया था तब इसके साथ में द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी शामिल था। मतलब इन दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी, लेकिन बाद में ये दोनों अलग हो गए। क्यूएस और जो द टाइम्स हायर एजुकेशन है, ये दोनों अलग हो गए और उसके बाद इसे क्यूएस ने अकेले जारी करना शुरू कर दिया। ऐसा मतलब अभी जो जारी किया है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2027, इसमें एमआईटी को फर्स्ट रैंक मिला है और लगातार 15 सालों से ऐसा हो रहा है कि जो मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लगातार 15 सालों से पहले नंबर पे आ जाता है, शीर्ष स्थान पे शामिल है, काबिज है। ओके, और जो दूसरा रैंक इसमें मिला है इंपीरियल कॉलेज लंदन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिला है। इन दोनों को समान रूप से मतलब एक ही रैंक मिला है, दोनों को सेकंड पोजीशन मिला है, ठीक है। अगर हम टोटल 5 यूनिवर्सिटीज की बात करें जो इस रैंकिंग में टॉप 5 पे है, वो एमआईटी यूएसए है, इंपीरियल कॉलेज लंदन यूके में यूके स्थित है, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ये यूएसए बेस्ड है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके बेस्ड है एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये यूएसए में स्थित है। इसमें अगर हम भारत का प्रदर्शन देखें इस रैंकिंग में, तो भारत का केवल 3 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो टॉप 200 में आए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? आईआईटी दिल्ली, इनको 118वां रैंक मिला है और आईआईटी मुंबई, इन्हें 134वां रैंक मिला है। आईआईटी दिल्ली को पिछली बार 129वां रैंक मिला था, इस बार 134वां, मतलब कि इनका आईआईटी मुंबई का जो रैंक है पिछली बार 134 था, इस बार 134 है, पिछली बार 129 था। इसका मतलब यह है कि इस बार इनका रैंक खराब हुआ है, पहली बार इससे बेहतर था पिछली बार। आईआईटी मद्रास का जो रैंक है 170वां है, पिछली बार इनको 180वां रैंक मिला था। इसका मतलब है कि इनके रैंक में सुधार हुआ है। इसमें ये जो रैंकिंग इन्होंने जारी किया है, टोटल 1504 यूनिवर्सिटी को इसमें शामिल किया गया था क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, जिसमें से भारत के टोटल 52 विश्वविद्यालयों को इन्होंने शामिल किया था। इस 52 में टॉप 200 में सिर्फ और सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी आए हैं। ओके, और जो आईआईटी दिल्ली है, ये भारत में लगातार 2 सालों से पहले स्थान पर रहता है। पिछली बार इनको 118वां रैंक 123वां रैंक मिला था, इस बार 118वां रैंक मिला है इन्हें। दुनिया के जो टॉप 3 सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, वो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, दूसरा द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है और तीसरा संघाई ARMU। ये तीनों जो है टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, मतलब दुनिया भर के जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में रिसर्च करते हैं, देन उसके बारे में ये एक रिपोर्ट जारी करते हैं जिसमें ये बताते हैं कौन सा यूनिवर्सिटी बेटर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा बेटर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसके हिसाब से ये रैंकिंग देता है, ठीक है। कई सारे पैमाने होते हैं जहां से ये डिसाइड करता है इन चीजों को। अगला टॉपिक है हमारा स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग SHVR, ठीक है। इस रेटिंग में अभी उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्कूलों को स्थान मिला है? सवाल यह है कि स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्कूलों को स्थान मिला? तो 11 स्कूलों को इस रेटिंग में स्थान मिला है। समझते हैं SHVR क्या है। तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक राष्ट्रव्यापी पहल, राष्ट्रव्यापी पहल होने का मतलब है कि इसे पूरे देश भर में लागू किया गया है, ठीक है। इस जो SHVR है, इसका संचालन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा किया जाता है और इसका उद्देश्य देश के जितने भी स्कूल हैं उन सभी स्कूलों में स्वच्छता को बढ़ावा देना, जल संरक्षण को बढ़ावा देना और पर्यावरण अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये कैसे दिया जा सकता है? तो लोगों को जागरूक करके, स्टूडेंट्स को जागरूक करके। ओके, इसकी शुरुआत 19 जुलाई 2025 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा किया गया था। इसमें कौन से स्कूल शामिल होते हैं? तो भारत के वे सभी स्कूल जिनके पास UDISE कोड है,
ये जो UDISC कोड होता है ये 11 डिजिट का एक कोड होता है, ठीक है। इसी 11 डिजिट कोड के आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि ये किस राज्य का स्कूल है, उस राज्य के कौन से जिले में आता है, कौन से ब्लॉक में, देन कौन से पंचायत, कौन से गांव में आता है, ये पता लगाया जा सकता है। और इसी कोड के आधार पर उसका पूरा का पूरा डेटा खंगाला जा सकता है, ठीक है। तो अभी जो है SHVR में 1,61,000 से अधिक स्कूलों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 191 स्कूल शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। इस 191 में से उत्तर प्रदेश के 11 स्कूल थे। इस 11 स्कूल में 6 सरकारी स्कूल, 2 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, 2 अदर स्कूल और 1 प्राइवेट स्कूल शामिल था। आपको पता है ये जो SHVR है, इसके लिए ऐसा कोई बाध्य नहीं है कि केवल इसमें सरकारी स्कूल ही हिस्सा लेगा। भारत का कोई भी स्कूल इसमें हिस्सा ले सकता है रेटिंग्स के लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए, और उसको पुरस्कृत, जो इसमें शॉर्ट लिस्टेड होता है उसको पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी जो 191 स्कूल इसमें शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, इन्हें 21 लाख करके पुरस्कार दिया जाएगा, ताकि ये अपने स्कूल में स्वच्छता को, जल संरक्षण को और पर्यावरण अनुकूल माहौल को बढ़ावा दे सके, ठीक है। यह योजना जो है SVP का अपडेटेड वर्जन है। SVP का मतलब होता है स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, ठीक है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार ये इससे पहले की योजना है, कुछ नहीं किया गया है, बस इसका नाम बदल दिया गया है, बाकी सब वही है, केवल अपडेट कर दिया गया है। ओके, अगला टॉपिक है हमारा भारतीय तटरक्षक बल द्वारा हाल ही में शामिल किया गया पहला स्वदेशी एयर कुशन वाहन किस प्रकार का क्राफ्ट है। तो ये एक होवर क्राफ्ट है, इसको समझिए। अभी तक हमने एयरक्राफ्ट सुना था, होवर क्राफ्ट क्या होता है। होवर क्राफ्ट एक एम्फीबियस होता है। एम्फीबियस का मतलब होता है कि जो जमीन पे भी रह ले, पानी में भी तैर ले, ठीक है, ये एम्फीबियस है। तो होवर क्राफ्ट एक एम्फीबियस वाहन है, ये हवा के कुशन पर काम करता है। इस चीज को समझिए, हवा के कुशन। मान लो आपके पास कोई प्लास्टिक है, हवा का कुशन होता क्या है, तो मान लो आपके पास कोई प्लास्टिक है और इसमें अभी एयर नहीं है, तो जब तक एयर नहीं है तो इसका दोनों लेयर आपस में सटा हुआ है, चिपका हुआ है, और इस पर कोई दबाव काम नहीं कर रहा है, इसके अंदर कोई दबाव नहीं है। लेकिन जब इसमें आप एयर भर देते हो, फूंक मार के हवा भर दी है, तो इसके बीच में हवा की एक परत जमा हो गई, जो इसके दोनों परत के ऊपर दबाव बनाएगा, ठीक है। तो ये जो दबाव बनाएगा इसको आप एयर कुशन कह सकते हो। तो इसी के आधार पर ये एम्फीबियस वाहन जो होवरक्राफ्ट है काम करता है, और ये पानी में भी तैर सकता है और जमीन पे भी चल सकता है। तो ये गहरे समुद्र, अत्यंत उथले पानी, तटीय क्रीक, रेतीले तटों और दलदली इलाकों में समान गति से चल सकता है। मतलब जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। ये होवरक्राफ्ट है। इसको किसने बनाया, तो गोवा की एक कंपनी है, चोगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने इस होवरक्राफ्ट का निर्माण किया है। इसके साथ भारत सरकार का जो एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट के तहत टोटल 6 होवरक्राफ्ट बनाने हैं। इन्होंने ये पहला होवरक्राफ्ट बना के ICG को भी दिया है, ठीक है। 15 जून 2026 को ICG ने इसको अपने बेड़े में शामिल किया है। ICG की अगर हम बात करें तो इसका गठन 1 फरवरी 1977 को हुआ था, लेकिन अंतरिम रूप से हुआ था। तो फिर ऑफिशियली इसका गठन कब हुआ? ऑफिशियली इसका गठन 18 अगस्त 1978 को किया गया था, ICG एक्ट 1978 के तहत। इसकी स्थापना दिवस हम लोग 1 फरवरी को मनाते हैं। इसका जो प्रधान मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ध्यान दीजिएगा, प्रधान मुख्यालय हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके 5 क्षेत्रीय रणनीतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, अंडमान और निकोबार क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और इन सभी क्षेत्रों का अलग अलग मुख्यालय है। इसलिए हमने प्रधान मुख्यालय का जिक्र किया जो कि नई दिल्ली में है। समझते हैं, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है उसका मुख्यालय मुंबई में है। यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र, इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा जो पूर्वी क्षेत्र है इसका मुख्यालय चेन्नई में है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय कोलकाता में है, और अंडमान और निकोबार क्षेत्र का मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में है। जबकि इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है उसका मुख्यालय आपको, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, इसका मुख्यालय गांधीनगर में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आता है, मतलब ये जो गृह मंत्रालय है हमारा, उसके अंतर्गत ये कार्य करता है। और सैन्य प्रमुख को, इसके जो सैन्य प्रमुख होते हैं ICG के, उसको हम लोग महानिदेशक कहते हैं, ठीक है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ICG के नाम से जानते हैं। और वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं उसका नाम परमेश शिवमणि है। ये भारत के 26वें ICJ महानिदेशक हैं, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं, ठीक है। इनको अलग अलग क्षेत्रों में क्यों बांटा गया है, इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए। ICJ के जो 5 क्षेत्रीय रणनीतिक क्षेत्र इन्होंने विभाजित किया है, क्योंकि जो इसका तटीय सीमा है भारत का, ये जो तटीय सीमा है इसकी सुरक्षा के लिए, इनके तटों की रक्षा के लिए, ठीक है, इनको इन्होंने बांटा गया है। और ये जो टोटल 5 रणनीतिक क्षेत्र हैं इसके अंतर्गत टोटल 14 जिले शामिल किए गए हैं, और इन सभी जिलों में अलग अलग स्टेशन इसका स्थापित किया गया है। लगभग 40 से प्लस स्टेशन इसके स्थापित किए गए हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा, हाल ही में किस अरब देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। तो इसका आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात।
इन्होंने अभी क्या किया है कि 15 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों को सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट बनाने और सोशल मीडिया चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दिया है। ठीक है, और ऐसा करने वाले ये पहला अरब राष्ट्र बन गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बच्चों को साइबर खतरों से बचाना, ऑनलाइन बुलिंग से बचाना और मानसिक तनाव से बचाना। ऑनलाइन बुलिंग का मतलब क्या होता है? तो इंटरनेट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को तंग करना, परेशान करना या फिर ब्लैकमेल करना, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है ये ऑनलाइन बुलिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस तरह के जो कानून लागू करने वाले अन्य देश हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलेशिया शामिल है। इन देशों ने इस तरह के कानून को पूरी तरह से अपने यहाँ लागू करके रखा है। हालांकि इन्होंने ये जो उम्र है इसको 15 साल नहीं बल्कि 16 साल रखा है। ठीक है, इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जहां पे ऐसा प्रपोजल रखा गया है, अभी बिल लाया गया है, बिल पारित नहीं हुआ है। इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जो इसके बारे में सोच भी रहा है। भारत के संदर्भ में अगर हम बोलें तो भारत का अभी वर्तमान में ऐसा कोई प्लान नहीं है ताकि यहाँ पे सोशल मीडिया पे बच्चों से रिलेटेड कोई कानून लाया जाए और कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाए। ठीक है, यूएई की अगर हम बात करें तो इसकी सीमा सऊदी अरबिया और ओमान से लगती है। ठीक है, लैंड बॉर्डर इसका सऊदी अरबिया और ओमान से लगता है। इसके अलावा यहीं पे आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखने को मिलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पर्सियन गल्फ और ओमान की खाड़ी जो है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।